Good morning, everyone. Assalamu alaikum, and welcome to the Inside Scoop. Firstly, it was a beautiful morning for everyone invested in the stock market. And kal raat, Pakistan mein kal raat ke hisab se, there has been a ceasefire between Iran and Israel after a very stressful series of events. Essentially, explosions hui in क्या कहते हैं कतर के अल उदीद यूएस एयरबेस पे there was a missile airstrike. After which diplomatic channels के थ्रू वार्निंग दी थी. कतर भी अलर्ट कर दिया गया था. कतर के डिफेंस मिनिस्टर ने कंफर्म किया कि उनके डिफेंस सिस्टम्स ने कुछ मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए थे. ईरान ने रिटेलिएट किया था अगेंस्ट दोज मैसिव यूएस एयर स्ट्राइक्स जिसमें 30,000 पाउंड बंकर बस्टर बॉम्ब्स यूज हुए ऑन आयरेनियन ग्राउंड नियर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़. अटैक्स जो इसराइल के वॉर के साथ कोऑर्डिनेट हुए थे. I want to tell you guys what was happening on Twitter, basically, ठीक है, rather than giving you a boring rundown कि you know ये हुआ था. I'll lead you through Twitter because that's how I saw it last night. सबसे पहले एक पोस्ट आई कि you know ईरान ने लॉन्च कर दिए हैं बहुत सारे ballistic missiles on US Al Udeid airbase in Qatar, right? उससे बिल्कुल पहले हमें न्यूज़ आई थी कि Qatar had closed all of their airspaces. उसके शॉर्टली बाद there was another post that came saying ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने क्लेम किया एक स्टेटमेंट में कि IRGC, which is a very powerful body in Iran, and the army pulverized US Al Udeid air base as we just spoke about. They further said कि जो number of missiles थे उन्होंने मैच किया number of US bombs used और क्लेम किया कि कोई भी सिविलियन एरियाज को अवॉइड किया गया. एंड उनकी वर्डिंग ने सजेस्ट किया कि ये दिस इज़ गोइंग टू बी द ओनली मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट US एंड दैट दे वर जस्ट ट्राइंग टू मैच अप. ये जो पोस्ट आया ना, दिस इज़ द पोस्ट दैट स्टार्टेड triggering your trickle down effect in crude oil. Crude oil $73 से ये गिरना शुरू ठक towards 71. My understanding इस टाइम पे ये थी कि कतार का जो ऑयल एक्सपोर्ट है it 100% goes through the Strait of Hormuz. Now, if Qatar had decided to hit Iran back, ईरान को जस्ट दे हैड वैसे भी उनकी पार्लियामेंट ने वर्डिक्ट को पास कर लिया था कि आप लोग बंद कर दें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, हमें मसला नहीं है. दैट दे वुड नॉट वांट दैट बिकॉज कतार की मतलब देयर एंटायर GDP इज बेस्ड ऑन देयर एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल. We're just going to take a very short break. So stay with us, don't go anywhere. आप देख रहे हैं The Inside Scoop and I'm Mashal Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. I am just on my phone looking through the series of screenshots जो मैंने कल ली थी on Twitter, which were essentially जो मेरी train of thought को रख रहे थे, right, while this whole thing was going on. So one thing was that कि जब crude oil 60 पे था तो we spoke about how a long position should be taken from here and यहाँ से it can go up. ये सारी मिडल ईस्ट में वॉर्स शुरू हुई. हमने कल सप्लाई एंड डिमांड की बात की थी. वहाँ से it went to a high of 77. वहाँ से because 77 is a very high price for crude oil to be at. Crude oil हर मुल्क के लिए उसकी प्राइस एक नॉर्मल स्टेबल लेवल पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वी स्पोक फॉर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, राइट. कल डॉक्टर शहबाज आए थे, उन्होंने बताया था कि फूड इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली पेट्रोल की प्राइसेस बिकॉज ऑफ दिस एंड एवरी सिंगल थिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एवरीथिंग गोज अप. तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं और लोगों की स्पेंडिंग पावर डिक्रीज हो जाती है, राइट. तो उससे आप डिड्यूस कर सकते हैं कि कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हों. तो विच इज़ वाई एवरीवन न्यू के क्योंकि ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का कंट्रोल है, अगर उन्होंने एग्जीक्यूट किया जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनके पास ये पावर है, राइट, दैट इज़ अ पावर मूव दे कैन यूज़ एट एनी टाइम. और उसकी वजह से एनी एक्सट्रीम मज़ीद एस्केलेशन इस पूरी सिचुएशन में अनलाइकली था, जो हमने कल देख लिया. सो बेसिकली फिर ईरान said that they had no intention of continuing this and they just wanted to get back at the US. And they also further said that this was not against their brotherly country, Qatar, right? To which Qatar said कि ये एक violation है उनकी sovereignty की. इसके बाद क्या हुआ, क्रूड ऑयल इस टाइम पे खड़ा हुआ था 72 और 73 डॉलर्स पर बैरल के बीच में. यहाँ से it started coming down towards 70.
यहाँ से what ended up happening was कि a post came out from CNN जिसमें लिखा हुआ था कि Trump does not want more military engagement in the Mid East, right? CNN ने रिपोर्ट किया, आपको पता है CNN reliable है. यहाँ से it started dipping more, it came down towards $69-68. यहाँ से Another post from a Bloomberg official, उसमें आया कि senior Iranian official ने कहा कि अगर negotiations सीखी between Israel and US, then the attacks must stop. इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि ईरान ने ऑफिशियली रिस्पॉन्ड किया है उनके स्ट्राइक्स पे, आफ्टर विच 14 मिसाइल्स फायर हुई थी एंड के Iran has gotten this out of their system and के उसकी वजह से there will further be no hate hopefully and के वो thank you करना चाहते हैं ईरान का कि उन्होंने early notice पे US को inform कर दिया था and के now this is the key thing. In Donald Trump's tweet, he said, perhaps Iran can now proceed to peace and harmony in the region, and I will enthusiastically encourage Israel to do the same. Thank you for your attention in this matter. सो एसेंशली इससे आपका देखा जा सकता है कि ट्रंप ने क्योंकि ये नैरेटिव पकड़ने की कोशिश किया कि ईरान का एक बहुत वीक रिस्पॉन्स था एंड नो इट वाज जस्ट रिटेलिएशन, तो उससे यू कैन सी कि ही वाज नॉट एंगर्ड बाय इट बिकॉज वो नैरेटिव चेंज करने की कोशिश कर रहे थे एंड ही वाज मूविंग द नैरेटिव मोर टुवर्ड पीस, राइट. दिस फर्दर कॉज्ड क्रूड ऑयल टू स्टार्ट फॉलिंग थ्रू आउट द नाइट. अब इससे डोमिनो इफेक्ट क्या हुआ? इवेंचुअली वी एंडेड अप सीइंग कि डोनाल्ड ट्रंप से कि 6 घंटे में सीज फायर आ जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, वी नो इट. What happened in the crude oil market? Crude oil came to a low of $66. So जब से ये सब कुछ शुरू हुआ है, this is the lowest point, मतलब $11 गिर गया, right? More than what, 15%? क्रूड टू के हिट. तो अब इससे क्या होगा? ऑब्वियसली आपके इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स सारे मुल्कों के लिए कम होंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, क्रूड ऑयल कॉस्ट इज ऑल गोना कम डाउन, जिसकी वजह से आपकी स्टॉक मार्केट स्काई रॉकेट करना शुरू करेंगी, विच इज़ वाई यू कुड सी दैट सारे एशियन इंडेक्सेस स्टार्टेड गोइंग अप एंड shortly after KSE 100 opened this morning at 9:30 a.m. 4300 points plus और अभी बैठा हुआ है at 4800 points plus. So again I would like to reiterate कि बहुत सारी commodities जो होती है ना, commodities are very stable in the sense के लॉन्ग टर्म इन पे गेन नहीं होता. सो इट्स नॉट लाइक अ स्टॉक मार्केट, इट्स नॉट लाइक क्रिप्टो वेयर यू कैन मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट. कमोडिटी में मोस्टली ट्रेडिंग होती है फॉर दिस रीजन बिकॉज इफ दे आर द बैकबोन्स ऑफ अ लॉट ऑफ कंट्रीज, स्पेशली क्रूड ऑयल बीइंग द मेन वन. नाउ coming to the economic and business segment, we have something very important. फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने नेशनल असेंबली में नए टैक्सेशन मेजर्स अनवेल किए जिनका असर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, रियल एस्टेट एंड स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा. और इसके बैकड्रॉप में जब मिडिल ईस्ट में टेंशन्स एस्केलेट हो रही थी, स्पेशली ईरान और इजराइल के बीच, तो ये बजट प्रपोजल्स और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंस ले रहे थे, राइट. सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं. कंपनीज़ को डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स पे 25% के बजाय 29% टैक्स देना होगा. उसी तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिनमें यूजुअली कॉर्पोरेट सेफ इन्वेस्टमेंट करते थे, उन पर अब 20% टैक्स लगेगा, नॉट 15%. ये दोनों मूव्स मार्केट की लिक्विडिटी को स्क्वीज़ कर सकते हैं, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए जो हैवी अमाउंट से ये इंस्ट्रूमेंट्स में पार्क करते हैं. स्टॉक मार्केट का ये इमीडिएट रिएक्शन जो हो सकता है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की अट्रैक्टिवनेस कम हो जाएगी और लोग एक्विटी साइड ऑफ कोर्स हमारी स्टॉक मार्केट की तरफ पिवट हो सकते हैं, स्पेशली डिफेंसिव सेक्टर जैसे कि बैंकिंग और पावर. लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि पोर्टफोलियो रीएलोकेशन और टैक्स बर्डन की वजह से कॉर्पोरेट्स कॉशियस हो सकते हैं. अब बात करते हैं रियल एस्टेट की. फाइनेंस बिल के जरिए एक नया क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 114C, जिसमें अगर किसी का डिक्लेयर्ड इनकम उनकी प्रॉपर्टी या व्हीकल परचेस से मैच नहीं करता तो उन्हें लार्ज ट्रांजैक्शन से रोक दिया जाएगा. लेकिन प्राइम मिनिस्टर के कहने पे कुछ एग्जाम्पशंस दी गई हैं. अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट या घर पे ₹50 मिलियन तक खरीद रहे हैं तो कमर्शियल प्लॉट ₹100 मिलियन तक या व्हीकल ₹7 मिलियन तक तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा. इसका मतलब है कि मिडिल क्लास जेन्युइन बायर्स के लिए ब्रीदिंग रूम है. लेकिन स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स जो अनडॉक्यूमेंटेड मनी यूज़ करते हैं उनका स्कोप सिग्निफिकेंटली श्रिंक कर दिया जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. इससे मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ने का चांस है. लेकिन शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव
एक्टिविटी स्लो डाउन हो सकती है। स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए ये वक्त एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर स्टॉक्स स्पेशली एसेट मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड कंपनीज इन टैक्स चेंजेस को इम्पैक्ट हो सकती हैं, लेकिन अगर ये लोग रिटेल फोकस शिफ्ट करते हैं तो एक ग्रोथ जोन बन सकती है। दूसरी तरफ लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनीज या रीट्स जो डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करते हैं उनके लिए ये क्लाइमेट पॉजिटिव हो सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने पोल्ट्री सेक्टर पे भी ₹10 FED पर चेक प्रपोज किया है। इसका इन्फ्लेशनरी इफेक्ट फूड प्राइसेस पे आएगा, लेकिन ब्रॉडर इक्विटी मार्केट में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लिमिटेड होगा। सोलर पैनल का जैसे कि हमने कल बात की थी 18 से 10% तक टैक्स रिड्यूस कर दिया गया है। दिस इज़ ग्रीन टेक कंपनीज के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। इस मेजर से सोलर सेक्टर में डिमांड रिवाइव हो सकती है। व्यूअर्स जो अपने घरों में सोलर सोल्यूशंस लगवाना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन मोमेंट हो सकता है। इनकम टैक्स रिलीफ अनाउंस की गई अगेन 6 to 12 लाख एनुअल इनकम 2.5% से गिर के 1% टैक्स है, और जो सैलरी क्लास के लिए डायरेक्ट बेनिफिट है। पेंशनर्स अबव 75 ईयर्स के लिए पूरी टैक्स एग्जेम्पशन है, जबकि ₹10 मिलियन से ज़्यादा पेंशन लेने वालों के अब टैक्स लगाया जाएगा। ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक फोकस्ड एफर्ट है। FBI के अरेस्ट पावर्स जो रेगुलेट कर दिया गया है, अब ₹50 मिलियन तक के केसेस में अरेस्ट सिर्फ कोर्ट वारंट के बाद हो सकता है, और वो भी 3 मेंबर FBI कमेटी के अप्रूवल के बाद। ये एक मेजर सिविल लिबर्टी सेफ गार्ड है। मोहम्मद औरंगजेब ने असम्बली को ये भी बताया कि ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट रीजन इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट करेगा, लेकिन पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। ये स्टेटमेंट व्यूअर्स को सिग्नल देता है कि कमोडिटी और ऑयल मार्केट वॉलेटिलिटी कंटिन्यू कर सकती है, विच इज़ नाउ कमिंग टूवर्ड्स सेटलमेंट आफ्टर द मूवमेंट्स ऑफ लास्ट नाइट। So, इस वक्त hedging against different instruments, exploring your investments is going to be a smart decision. तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या किसी भी asset class में इंटरेस्ट रखते हैं, this budget should push you to become documented, regulated and एक long term sustainable avenues में इन्वेस्ट करने के लिए। Speculative या undocumented zones को shrink कर रहे हैं and real opportunities उन लोगों के लिए खुल रही हैं जो compliance और transparency की तरफ अडॉप्ट कर रहे हैं। आप सब जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, you must know about this company TRG. TRG is a parent company to a subsidiary and offers a lot of jobs after young Pakistanis called IBEX. TRG पाकिस्तान की पावर स्ट्रगल ने एक और ड्रामेटिक ट्विस्ट लिया। सिंध हाई कोर्ट ने ज़िया चिश्ती के हक पे डिसीजन लिया है। ये वही फॉर्मर CEO हैं जो सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट के चार्जेस के बाद रिज़ाइन कर चुके हैं। कोर्ट ने जेंट्री होल्डिंग्स के $53 मिलियन टेंडर को एबे करने का हुक्म दिया है और उनके कंपनी शेयर्स को ट्रेजरी शेयर्स में कन्वर्ट करने का ऑर्डर पास किया है। इसका मतलब है कि जेंट्री अब TRG पे कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता एंड कंपनी इलेक्शंस का भी हुक्म दिया गया है। जेंट्री का ये टेंडर पाकिस्तानी शेयर होल्डर्स को 40% प्रीमियम ऑफर करता है, जो अब कैंसिल होने की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक मेजर मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन गई है। इस रूलिंग के बाद TRG का स्टॉक 12% नीचे गिर गया। मार्केट में अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन बढ़ गई। ऑनेस्टली दिस होल टाइम TRG हैज़ जस्ट बीन अ रियली बिग मैस। जब इतने मैसी स्टॉक्स होते हैं ना, आई पर्सनली ट्राई टू स्टे अवे बिकॉज आई लुक फॉर कंपनीज जिनकी मैनेजमेंट अच्छी होती है, गुड हिस्ट्री, ऑल ऑफ दैट। ये जो पावर स्ट्रगल्स हैं आपको क्योंकि कुछ भी नहीं पता होता है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ बिग प्लेयर्स मूविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? सो पर्सनली आई वुड से stick with your stocks that are clean, consistent growth, all of that, right? But this is again not a buy or sell call, completely up to you guys. यहाँ हम एक छोटी सी break लेंगे, but stay with us, grab your breakfast, your chai or coffee, whatever you'd have it. We're going to have a very interesting conversation right after this with another very big financial mind. We have Mr. Fawad Bashir, who is the head of research from a very big research house in Pakistan. So stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। आप देख रहे हैं The Inside Scoop and I'm Mashal Khan. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दी इनसाइड स्कूप। ब्रेक पे जाने से पहले वी लेट यू नो कि ब्रेक से आने के बाद वी गोइंग टू हैव Mr. Fawad Bashir with us on the show to answer some questions. He is the head of research from K-Trade, Pehle bhi aa chuke hain, and always shares some great insight, especially related to the stock market on the show. Thanks so much for being with us, Fawad. Thank you so much for having me. Always a pleasure. So, first of all, congratulations. Ceasefire, crude oil plummeting, our economy going towards stability, market 4,800 points plus. I mean, it's a beautiful day, right?
rare days, and fortunately, we've seen a bit of those given the volatility in the geopolitical situation this year, Definitely. particularly with us and India earlier this year, and then the regional situation more recently. And yeah, a good good green day today. Definitely. So yesterday was very red, right? Situations Yeah. escalate कर रही थी, crude oil की वजह से बहुत pressure था globally stock markets में over the weekend because of the missiles that were shot toward Iran from the US this time. आपकी crypto markets were bleeding. तो मुझे बताएं कि कल on the brokerage side of things, right? Ab naturally, us being people who maybe read more about the stock market, आपका तो experience इतना है. There was a lot of panic selling जो कल हो रही थी, right? And so, how did you guys manage that? How did you guys view this situation? एक research perspective से, did you guys see it as an opportunity? Because हमारी side पे, even on the mutual funds, साफ नजर आ रहा था कि मतलब index 116 पे पहुंच गया है after being 126 पे, right? तो this is the point where लोगों को मतलब जो चीजें बहुत expensive लग रही थी पहले, again discounted rates पे मिल रही थी, लेकिन again everyone was selling. So how did you guys view it? I mean, if you look at the numbers that came in yesterday, given for the stock market activity, major selling was from mutual funds, banks were sellers also. But as it's always the case, this is always the case. The individuals, brokers, and companies running family offices, they're always buyers on dips. Always buyers on dips. So every time you see a big buying from individuals or companies, sorry, excuse me, or brokers, proprietary books, that indicates that the inherent confidence is there, and they are ready for any dip, and they're buying every dip that they get. Yeah. So yesterday, one major thing that happened was कि ईरान ने जब US Al Adid air base in Qatar को missile strike fire की थी toward them, तो a lot of people started taking long positions on crude, right? But I think one important thing to take into context is कि Qatar का 100% oil export goes through Strait of Hormuz. So when I saw that, me and some of my friends were already short on crude oil. And as soon as we saw that, we were like short positions confirmed, and we called all of our friends जिन्होंने $72 पे long position ली थी. We were like, you're gonna lose all your money, please cut those positions. They were like, no, Trump is gonna retaliate. I was like, no, they did it on Qatar soil. Qatar is not gonna respond because it was just the air base. There was no loss of life. Please, turn around on this. And I think that's when हमारी stock market जितनी WhatsApp groups and they suddenly got really active. And even on Twitter, हमारे जितने finance वाले bros हैं, they all started coming in tweeting, say, oh, tomorrow PSX is super bullish, super bullish. So what was it like on your side? Like, how were you guys feeling about the market before it opened today? Were you guys excited? Were you still a little hesitant? Did you think there was going to be retaliation? So traditionally, this look one thing we need to understand, right? Yeah. That our economy has already been on a path of recovery, and gradual recovery we've been seeing over the past year, and with the budget in place. And I think the last time I spoke to you was right after the budget, I believe. And we were we had discussed that clarity is the most important thing. From a fundamental standpoint, our economy is standing strong. And yes, the biggest concern that we had was the oil prices. And because every $5 movement in oil impacts our current account deficit to the tune of about $1 billion, Yeah. right? So, so a $10 per barrel Maybe 2 swing billion, is yeah. essentially $2 billion for Pakistan, right? So, and with that coming down, obviously it bodes well for our external sector and our external financing needs. And the potential impact on our reserves, right? Yeah. So once that was clear, that was the only major concern, to be fair and honest. But the other thing was that our local companies are fairly insulated right now. There haven't been any major detrimental measures in the budget right now. And I feel that the companies are well placed right now in order to wave the ride
for FY26. The government has set an aggressive GDP target as well, and that's going to be driven by the companies on the ground. So it was positive, and again, our market is also very sentiment driven. So once this overhang was clarified last night, I think the exuberance just flowed. Definitely, definitely. So at the same time, we had a great budget. उस budget में एक हिस्सा था was very important was the fact that हमारा capital gains tax on equity investment remained the same at 15% and debt instruments पे increase हो गया 20%. तो आप expect कर रहे हैं like a proportionate shift from debt instruments to equities या do you think कि जो risk free rate provide किया जाता है वो इतना attractive लोगों को लगता है for their principal capital to be safe कि they're still going to be hesitant from investing in equity? I think yes, we have seen shifts in allocation from fixed income instruments to equities, but we have not seen it at such a rapid pace. Yeah. And there are some funds which are offering lucrative returns right now. But Yeah. as the repricing sets in about 3 to 6 months' time, we'll see a higher allocation towards equities, and that should be positive for the market. Definitely, definitely. So now that crude oil prices are falling, do you think we are immediately going to be able to shift back to the macroeconomic conditions that were favoring us before? Because recently fuel price did increase a little bit. People were a little bit annoyed about it, but obviously a significant percentage se wo increase nahi hui thi, so people weren't too upset. But do you think things will normalize relatively faster? Is there a timeline? Is there any amount of time that we can expect for things to get better during? Yeah, because I mentioned the current account deficit impact Yeah. of oil. Yeah. Similarly, a $5 swing in oil prices or change in oil prices impacts inflation to the tune of about 25 basis points, right? 25 bips. And if yes, we have increased the fuel prices in the last announcement, but if the oil prices come down, we're also going to revise it downwards. Now, if we revise it downwards, then the inflation outlook for FY26 also reduces. Lovely. We have a range. We'll probably be in the middle part of the range, which is positive, and gives more space to the state bank to have a positive stance on the monetary policy, Definitely. So 10 days which ago, will again induce development. Definitely, definitely. So 10 days ago, the fuel prices were increased अगले 15 दिन के लिए, which was actually a great little prediction that our government did there. Almost like just missed it by 2 days of how long they thought the conflict would last. Do you really think they're going to roll over this price decrease onto the masses, or do you think they might reallocate it like they did last time? There might be a bit of reallocation, maybe not so early, maybe slightly. We'll see how the tax collection goes this year, possibly in the first quarter, and then there may be a slight shift. I mean, we have the allocation for a higher PDL, but right now I think PDL is stable around 78. We're still not certain on the sales tax right now. There may be an increase on that. We're still not certain right now. So if that happens, then obviously the prices go. Then it is going to be reallocation. But I feel it's going to be passed on to the masses at this point in time. Definitely. So do you guys have a target for 2025? आप लोग index को कहाँ देखते हैं? And could you share your reasons why? We continue our stance on the index. We're positive. I think the re-rating of our price earning multiple for the market is continuing. We feel the market is going to be plus 140,000 by the end of December. Okay, lovely. And I think one of the main reasons for this is the re-rating that is happening. Clarity on the budget, clarity on the monetary policy, and corporate profitability. All are moving in the right direction. I think June is going to be a stellar quarter for a lot of sectors. We've seen improvement in cements. We've seen a slight improvement in fertilizers towards the end of the month. I don't know if that will possibly translate into better earnings. And banks will continue to outperform. So these three sectors should be a core focus. Okay, lovely. Well, thank you so much for being with us, Fawad. It is always such a pleasure, and you share such great insight with us. So I really appreciate you being with us once again on the show.
और आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि हमने हमेशा एक ही बात की है, which is कि पैनिक सेलिंग में आप लोग नहीं डोंट गिव इन टू पैनिक सेलिंग। द रीज़न बीइंग कि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी एग्जिस्ट करती है स्टॉक मार्केट में, लॉन्ग टर्म में एवरीथिंग इज़ एक्सपोनेंशियल। आप चार्ट को कहीं से भी उठा के देख लें, आप इंडिया पाकिस्तान के मसलों को देख लें, आप इसराइल ईरान को देख लें, जहाँ भी डिप आया वहाँ से रिकवरी आई है, राइट। टुडे इज़ प्रूफ आफ्टर व्हाट हैपेंड बिटवीन अस एंड इंडिया, दैट इज़ प्रूफ। एक दिन में मार्केट 9.89% चढ़ गई थी। सो यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड कि the stock market is so sensitive to certain things कि वही sensitivity works the opposite way as well, right? कि लोग पैनिक में आके बेच देते हैं बिकॉज हम लॉन्ग टर्म व्यू भूल जाते हैं कि इन द लॉन्ग रन एवरी वॉर हैज़ एंडेड, हर वॉर ख़त्म हो जाती है। एंड आजकल का जो ज़माना है विद सप्लाई चेन बीइंग सो इंटरट्वाइंड हर मुल्क के साथ, राइट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट के एंड वेरी अनलाइकली कि कोई भी वॉर इतनी ज़्यादा सस्टेन होगी। So I want you guys to keep a long-term view. जज्बात में बह के ना हमेशा। So the stock market has a rule. Warren Buffett कहते हैं कि the stock market is a place जो ट्रांसफ़र करती है पैसे impatient शख्स से patient शख्स तक। And I would say that it is the place that transfers money from the emotional man to the unemotional man, right? So remember to not be emotional about your investments because these are investments. You have to have the math right on them. आपकी research अच्छी होनी चाहिए, आपकी math अच्छी होनी चाहिए, and all you have to do is get more investments right than you got wrong, right? And in the long run, especially in a country like Pakistan, हमारे index is constantly climbing. Nothing has reached maturity. हमारे price multiples, as usual, as we all tell you, are so extremely low कि जब आपको चीज़ डिस्काउंट पे मिल रही होती है, प्लीज़ डू कंसिडर कि जो चीज़ आपको पहले बहुत एक्सपेंसिव लग रही थी अब वो उस पॉइंट पे पहुंच गई है जहां आपको चीप लग रही है। द ओनली डिफरेंस इज नाउ यू आर इन एन इमोशनल स्पेस। सो प्लीज़ रिमेंबर दैट व्हेन यू आर टेकिंग इनटू अकाउंट योर इन्वेस्टमेंट्स, ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स। बहुत मुश्किलों से पैसे कमाए जाते हैं, डोंट जस्ट थ्रो देम अवे ऑन थिंग्स लाइक ट्रेडिंग एंड स्पेशली मार्केट्स लाइक क्रिप्टो। प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। Until tomorrow when I see you again at 11 a.m. I would like you to take lots of care of yourselves. Be very kind, spread kindness always. Congratulations to everyone on the ceasefire. I shall see you tomorrow on the Inside Scoop. I am Arshad Khan. Take care. Khuda Hafiz.